नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अविवाहित हैं और जानकारी सिर्फ ये देने जा रहा हूँ कि अगर आप एक अविवाहित पुरुष हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विवाह के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खतरे आपके ऊपर मंडरा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से कानून बने हुए हैं जो विवाह के बाद आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं और बहुत बुरी तरह स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो कुंवारे लोगों के लिए है। सोच समझ कर ही विवाह करें, और फिर चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, वॉटेवर। ठीक है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कोई भी हो आप, सब पर ये कानून लागू होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इसी के लिए बना रहे हैं, स्पेशल वीडियो है। वो लोग जो कुंवारे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। इसे ये पता होना चाहिए कि भारत में एक पुरुष जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, जो शादी करने जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ आफ्टर मैरिज कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं, सिर्फ उसकी वाइफ के कहने मात्र से। और उसके बाद पुलिस भी आपकी नहीं सुनती है, कोर्ट भी आपकी नहीं सुनती है, खर्चा आपका खूब होता है और कई बार तंग आकर आपको अतुल सुभाष बनना पड़ता है, आपको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो इसी के ऊपर हमारा वीडियो है। मगर उसके पहले एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी जो ये बताती है कि इस देश का मीडिया कितना मूर्ख है और इस देश की गवर्नमेंट, पुलिस कितनी मूर्ख है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी ये बात लागू होती है। कहानी ये कि 2001 में नोएडा में रहने वाली एक महिला जिसका नाम था निशा शर्मा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस केस को। तो नोएडा दिल्ली के पास रहने वाली एक महिला निशा शर्मा उसका नाम था। उसके हस्बैंड का नाम था मुनीश और इनकी शादी होने वाली थी। जब बारात आती है तब निशा शर्मा बारात वापस लौटा देती है, ये कहते हुए कि मुझसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग की गई। ये करने के बाद सन 2001 में उस समय का जो मीडिया था, जितने भी न्यूज़ चैनल से बड़े बड़े, आज तक हो गया, जी टीवी हो गया और बड़े बड़े चैनल हैं, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। दिन रात इसी खबर को दिखाया जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी का इस पर बयान आता है कि अरे उसने कितना डेयरिंग वाला काम किया, बारात वापस लौटा दी। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आता है कि ऐसी लड़कियों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। महिला आयोग का बयान आता है, अलग अलग नेताओं के बयान आते हैं। मूर्ख महिला संगठन, भाई महिला संगठन मूर्खों के होते, समझदार व्यक्ति महिला संगठन तो बनाएगा नहीं। तो मूर्ख महिला संगठन के बयान आते हैं, ठीक, कि बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत डेयरिंग वाला काम किया गया है। इस तरीके से वो खबर खूब वायरल होती है। जो जिसकी बारात निशा शर्मा ने लौटाई थी वो शख्स गिरफ्तार हो जाता है। उनकी फैमिली भी गिरफ्तार हो जाती है, उनके माँ, उनके पिताजी और दूसरे लोग, और उन पर दहेज का मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि उस समय दहेज का मुकदमा दर्ज किस ग्राउंड पे हुआ था, क्योंकि दहेज का मुकदमा जनरली पति पत्नी के ऊपर दर्ज होता है। वो ना पति बना था ना कुछ, ना ये पत्नी बनी थी। 10 साल तक ये मुकदमा कोर्ट में चला और 10 साल बाद जज साहब को ये जजमेंट लिखना पड़ा। सन 2010 में इस पे फैसला आया, जिसमें जज साहब ने जजमेंट लिखा कि ये पूरी फर्जी कहानी थी। निशा शर्मा को विवाह करना ही नहीं था, क्योंकि उसका किसी और से चक्कर था। तो उसने हाईलाइटेड होने के लिए और विवाह से बचने के लिए इस तरह की फर्जी कहानी को रचा। और इस लड़ाई में मुनीश, जिनसे उसकी शादी होने वाली थी, मुनीश गुप्ता नाम था, मुझे पूरा एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी लाइफ के 10 साल बर्बाद हुए।
और निशा शर्मा को कोई सज़ा नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये कि इसमें सिर्फ निशा शर्मा ही जिम्मेदार नहीं थी। उस समय मीडिया ने किस तरीके से इस केस को हाईलाइट किया था। हालांकि बेशरम मीडिया, बेशरम महिला संगठन, महिला आयोग ये तर्क दे सकते हैं कि कोर्ट ने बरी कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बेकसूर था। ऐसी घटिया बातें वो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ बरी नहीं किया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि मनगढ़ंती निशा शर्मा की कहानी पूरा फर्जी मुकदमा था ये। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई असली की घटना है। इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, निशा शर्मा नोएडा केस डालेंगे, पूरी कहानी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। एक्चुअली इंडिया में ये सब लगभग 1983 के बाद शुरू हुआ, जब 498 एक कानून लागू हुआ और महिला संगठन नामक एक महामारी का जन्म हुआ। महिला आयोग 1983 में बनाया गया। उसके बाद से इन चीज़ों में जो है काफ़ी कानूनी दाव पे शुरू हो गए। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। परिस्थितियां क्या होंगी किसी को नहीं पता, क्योंकि आजकल जो कानून है फैमिली मैटर्स के, ये इतने घटिया कानून है कि मेरा मानना है कि एक बार व्यक्ति मर्डर केस से बरी हो जाए तो हो जाए, फैमिली कोर्ट के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति को बरी होने में समय लग जाता है, और तब तो बहुत ही उसका बुरा हाल होता है जब आप जो है आपको कोई ढंग का वकील ना मिले। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करता हूँ। जो मैंने कहा था कि ये वीडियो वो लड़के ज़रूर देखें जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, ठीक। तो अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप पर क्या क्या मुकदमे लग सकते हैं, पहले ये बता दूं। आप पर लग सकता है 498A। ये मुकदमा ये कहता है कि अगर आपने विवाहित महिला को परेशान किया, प्रताड़ित किया, मारा पीटा या दहेज की मांगी, ऐसा कुछ भी किया, तो आपके ऊपर 498A मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये मुकदमा महिला के कहने मात्र से पुलिस थानों में अक्सर दर्ज हो जाता है, और इस मुकदमे के कारण 50 लाख से अधिक घर अब तक बर्बाद हुए हैं। 2013 में इस तरह के मुकदमों में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि इसका दुरुपयोग ही होता है, इसका कोई सदुपयोग नहीं होता, ठीक। दूसरा, आप पर लग सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है। और इन सभी धाराओं का उपयोग 99% बहुएं ही करती हैं, ये भी ध्यान रखें। ना बहन करती है, ना बेटी करती है, ना माँ करती है, इनका उपयोग बहुएं ही करती हैं। तो डोमेस्टिक वाले घरेलू हिंसा, ये केस भी आप पर लग सकता है। हाँ, अगर आपकी पत्नी आपके साथ घरेलू हिंसा करती है तो किसी तरह का मुकदमा उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये भी इस कानून की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपकी पत्नी आपसे पैसा मांगती है, मांग करती है, ब्लैकमेल करती है, या कहती है कि मेरे भाई को पैसा दो, मेरे बाप को पैसा दो, तब भी आपकी पत्नी के ऊपर दहेज का मुकदमा नहीं लगेगा, ये आप पर ही लगना है। इसके बाद भरण पोषण का मुकदमा सेक्शन 125, ठीक, वो तो लगना ही लगना है। अगर पत्नी से विवाद हुआ और पत्नी सोचे कि मैं अलग हो जाऊं, तो वो अलग होने के लिए इस तरह के मुकदमों का सहारा लेती है, ठीक है। वो कमाती है नहीं कमाती है ये बात की बातें हैं, लेकिन ये मुकदमा आपके ऊपर लगेगा। और साथ में वो भरण पोषण भी लेगी, वो अपनी सैलरी छुपाएगी। आप नहीं कमाते तो आप उससे भरण पोषण नहीं मांग सकते। भाई, हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी की परिभाषा ही यही है कि पुरुषों के साथ भेदभाव करो, इसको जेंडर इक्वलिटी कहते हैं। तो धारा 125 आप पे लग सकता है। अगर बच्चे हो गए हैं आपके, तो कस्टडी में बहुत दिक्कत आ सकती है, बच्चों से मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद स्त्री धन का केस आप पे लग सकता है। आप उसको जो पैसा देते हैं या कुछ गिफ्ट देते हैं, गहने देते हैं, वो सब स्त्री धन में आता है, मगर वो आपको कुछ देती है तो वो दहेज में आता है। ये हमारे संसद में बैठे मूर्ख नेताओं ने डिफाइन किया है। अब नेता पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो उनसे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, ठीक। और जो पढ़े लिखे नेता होते हैं उनको हम जज कहते हैं, ठीक है। वो नेताओं से 10 कदम आगे रहते हैं मूर्खता में। तो अगर आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट दिया है, कुछ भी दिया है, मैंने देखा लड़के बोलते सर वो तो मैंने खरीदा था। अरे तूने खरीदा था, मगर उसके लिए खरीदा ना, अब वो उसका हो गया है, अब वो तेरा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने कुछ भी गिफ्ट उसको दे रहे हैं, क्या होता है जब किसी लड़के की शादी होती है
तो एक बहुत बड़ी समस्या आज के समाज में हमने देखी। हालांकि हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं हुई, लेकिन अधिकतर माता पिता अपने बच्चे की, अपने बेटे की परवरिश ऐसी करते हैं कि वो बड़ा होकर नपुंसक और नामर्द निकलता है। यह अधिकतर जगह पर हम देखते हैं। उसमें मर्दानगी छोड़ के सब कुछ दिख जाएगा आपको। वो नारी सम्मान करने वाला होता है, उसको अंग्रेजी भी आती है, ठीक है, या तो अपनी दाढ़ी को ऐसा शेव करवा के रखेगा या बिल्कुल सेट करवा के रखेगा कि लड़कियां उससे फंसे, और वो आपको महिला सम्मान के पर एक निबंध सुना देगा अच्छा खासा। और कमज़ोर इतना होता है कि अगर उसकी पत्नी बुरी आ जाए तो जहर खा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक, ये परवरिश के कारण ऐसा होता है। जहाँ पर क्या कहते हैं, हनुमान जी का नाम आपने सुना होगा, जो ब्रह्मचारी थे, स्त्रियों को देखते तक नहीं थे वो, लेकिन जब लंकिनी सामने आई तो उसको उन्होंने मार ही डाला था। ऐसी एक राक्षसी थी सिंहिका, उसको भी उन्होंने मार डाला था। तो नारी सम्मान का ये मतलब नहीं है कि अपने आत्म सम्मान की तिलांजलि देकर पुरुष नारी का सम्मान करे, ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आता है। भगवान राम ने ताड़का की गर्दन काट दी थी। आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज फर्स्ट इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों को मारने का जो वो था अभियान शुरू किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया था। ठीक है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा था। भगवान राम और लक्ष्मण ने किसको मारा था? शूर्पणखा को, उसकी नाक काटी थी। उसके अलावा उसके पहले भी उन्होंने ताड़का को मार दिया था, वो भी महिला थी। और हनुमान जी ने सबसे पहले किसको मारा था? सिंहिका को मारा था, और फिर लंकिनी को मारा था। तो इसलिए लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। लेडीज फर्स्ट मतलब कि शुरुआत महिलाओं से की जाए, इसलिए इसको लेडीज फर्स्ट कहते हैं। तभी से कहावत बनी कि लेडीज फर्स्ट। ठीक है, तो इन लोगों को भी नारी सम्मान की सीख दी गई थी, लेकिन ये जानते थे कि सम्मान का मतलब जितना वो सम्मान की योग्य है उतना सम्मान। सम्मान का ये मतलब नहीं कि वो औरत है तो उसका सम्मान करें। कोई औरत होने से महान नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इस जेंडर पे से महानता बोल रहे हैं तो फिर माफ़ी चाहूँगा, फिर तो पुरुष होना महानता है। क्योंकि जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो उनमें जो मनुष्य की योनि है उसमें पुरुष टॉप पर है, नंबर 1। जितने भी पुरुष होते हैं, मेल्स, लड़के, मर्द, ये नंबर 1 पर आते हैं। सेकंड पे आती है फीमेल, और थर्ड पे आते हैं किन्नर, हिजड़े। ठीक है, तो अगर किसी को ये लगता है कि वो औरत होने से महान है तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कोई पुरुष होने से महान है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे टॉप की योनि है मनुष्य, और उसमें भी टॉप की योनि है पुरुष। तो स्त्री होने से कोई महान नहीं हो जाता कि कोई स्त्री है तो हम उसका सम्मान कर दें। वो सम्मान योग्य हो तो सम्मान करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि कोई महिला है तो उसका सम्मान कर दो। उसमें तो अच्छे मनुष्य के सम्मान की बात लिखी है। तो भरण पोषण का मुकदमा आप पे दर्ज हो सकता है, स्त्री धन का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अननेचुरल सेक्स, इसका मुकदमा भी आपके ऊपर दर्ज हो सकता है। ये नया ट्रेंड है पिछले कुछ सालों से, खासकर तब से जब 498A वगैरह में गिरफ्तारी बंद हुई, तब से एक नया ट्रेंड है कि ना आजकल ये भी लगाया जाने लगा है अननेचुरल सेक्स, कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया गया पति द्वारा। ठीक, ये मुकदमा भी आपके ऊपर दर्ज हो सकता है। डाइवोर्स पत्नी अपनी तरफ से आप पर लगा सकती है। आपकी प्रॉपर्टी में वो आधा हिस्सा मांग सकती है, ये भी वो काम कर सकती है। इसके अलावा उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, तो आप भी उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक वो है सत्य कि हम जब इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष महिला को भी करना पड़ता है, लेकिन जब तक महिलाओं को ये बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर किसी महिला के साथ सच में गलत हुआ है तो उसको पूरा राइट है कि वो अपनी एक कानूनी लड़ाई को लड़े। मगर एक समस्या ये भी तो है कि हर महिला ये सोचती है कि मैं ही सही हूँ, और यही चीज़ उन्हें मूर्खता का दर्जा दे देती है पूरे विश्व में। चाणक्य ने कहा है कि स्त्री में विवेक होता ही नहीं है। ये चाणक्य का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। तो अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो इस तरह के मुकदमे, इस तरह के केसेस आपके ऊपर लग सकते हैं। और इसके अलावा भी फिर कोई चाल चलकर किसी तरह की झूठी बातें कर भी
दूसरे तरीके के मुकदमे भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई महिला है, आपकी वाइफ है, वो आपके ऊपर, आपके फादर के ऊपर रेप का केस लगा सकती है, आपके भाई के ऊपर रेप का केस लगा सकती है, या अगर आपके घर में दूसरे जेंट्स भी कभी कभी आते हैं जो आपके रिलेटिव हैं, आपके जीजा हैं वगैरह, उनके ऊपर भी मुकदमा लग जाता है। ठीक है, छेड़खानी, यौन शोषण, बलात्कार। क्योंकि फैमिली मैटर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक ही चीज़ है, वो है पैसा। ठीक, उसी पर नज़र रहती है महिलाओं की कि एनी हाउ हमको इससे वसूली करनी है। आज तक कभी भी किसी महिला ने फैमिली कोर्ट में ये नहीं कहा कि मेरा पति कमाता नहीं है। ये वाक्य उसके मुंह से आज तक कभी नहीं निकला। वो हमेशा ये कहती है कि मेरा पति तो बहुत कमाता है, भले ना कमाता हो, वो पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ लेके आई जाती है कि ये तो इसका बिजनेस करता है, ये तो फलाना ढमका, इस तरीके की। इसके अलावा वो अगर कैरेक्टरलेस भी है तब भी बड़ी दिक्कत वाले काम है। अगर वो किसी के बच्चे की माँ बन जाती है तब भी आपको उसको पालना है। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति कैरेक्टरलेस है, इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम रहता है, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि और चरित्रहीन महिलाओं के साथ तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तुमने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे कर ली, तुमने उसकी वीडियो कैसे बना ली, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या हुआ एक बार वो किसी के साथ बिस्तर में सो गई तो। इस तरह के जो वर्डिक्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा बहुत दिए गए हैं। ठीक है, धारा 24 का मुकदमा आपके ऊपर लग सकता है। महिला इस चीज़ का मुकदमा भी लगा सकती है कि मेरे पति और मेरे बीच में जितने मुकदमे चल रहे हैं उन सब में मुझे और मेरे वकील को पैसा मुकदमे का मेरे पति से दिलवाया जाए। ये मुकदमा भी आप पर लग सकता है। तो कुल मिलाकर 10 से 15 मुकदमे आराम से आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अगर आप शादी की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर ही विचार करें, क्योंकि आजकल विवाह एक बहुत बड़ा बिजनेस है महिलाओं का। महिलाएं जब से आज़ाद हुई तो एक तो फिल्में हो गई, टीवी सीरियल्स हो गए, और तीसरा विवाह। ये बिजनेस इनका है, क्योंकि उनको दूसरे से ही कमाना है, खुद उनमें कमाने का गट्स नहीं होता। अगर हम ये कहें कि शादी के बाद एक महिला ही अपने घर को छोड़कर पति के घर क्यों जाती है, पति क्यों नहीं आता, तो ये व्यवस्था प्राकृतिक है, ये ध्यान रखें। औरत कितना भी कमा ले, उसके कमाई से घर नहीं चलते। अगर ये व्यवस्था हो जाए कि पति घर पर रहे, पत्नी कमाए, मैं दावे से कहता हूँ जितने भी परिवार अभी भी हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। अगर कोई महिला 100 रुपये भी खर्चा करती है पति पर तो 10 लोगों को बताती है और ताने मारती है। स्त्री कितना भी कमा ले, उसकी कमाई से घर नहीं चलते। जो नदियाँ होती हैं वो तैरती हुई समुद्र में, महासागर में जाके मिलती हैं। महासागर नदी में नहीं मिलता कभी भी। ठीक है, और नदियों की बाउंड्री होती है, महासागर की बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि नदी जो है वो फेमिनाइन है, महिला है, स्त्री है वो, इसीलिए उस पर अंकुश है, बंदिश है उस पर। और जो महासागर है वो मस्कुलाइन है, उसकी सीमाएं नहीं हैं, वो हर तरफ मूव करने के लिए फ्री है, क्योंकि प्रकृति जानती है कि सीमा नहीं लागेगा। इसीलिए जिस तरह नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, उसी तरीके से किसी स्त्री को अपना घर छोड़कर पति के घर आना पड़ता है, और पति का कुल गोत्र उसको स्वीकार करना पड़ता है। आजकल उसमें भी बहुत से वेरिएशन आ गए हैं। जैसे आपने सुना होगा ऐश्वर्या राय बच्चन, मतलब वो अपना सरनेम भी लगा रही है, पति का भी लगा रही है। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ग्रामेटिकली मिस्टेक है बहुत बड़ी। और इसमें भी क्या दुहाई दी जाती है कि भाई हम जो हैं हमारी पहचान है। तो जब तुमको अपनी पहचान का ही इतना हो तो तुमको शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी क्यों कर रहे हो भाई? जब कोई सैनिक सेना में जाता है तो उसके नाम के आगे कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट ये सब लगता है। कल को वो कहे कि ये मैं नहीं लगाऊंगा, मेरी पहचान छुप रही है इससे, तो सेना उसको जूते मार के भगा देगी। उसी तरीके से जब कोई लेडी महिला विवाह करके आती है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता कि अब जो भी कुछ था मेरा वो मैं अपने पिता के घर छोड़ कर आ गई हूँ, मेरे परंपराएं, मेरे नियम, अब मुझे अपने पति की परंपराओं नियमों को स्वीकार करना है। भाई मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म में साफ यही लिखा हुआ है, विवाह जो चीज़ है
उसके बारे में आज की महिलाएं जानती ही नहीं है। विवाह का अर्थ ये होता है कि आप जो है एक जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि आपको पति के घर आना है और अब पति के हिसाब से रहना है। विवाह का यह अर्थ नहीं होता कि मैं शादी तो करूँगी, मैं जॉब भी करूँगी। हालांकि आजकल ये सब चल रहा है, मैं इसका विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन जो एक्चुअल विवाह है वो उसमें यही है कि उसका ये मीनिंग नहीं है आपको नौकरी करना फिर पति की आज्ञा से करें, क्योंकि उस आप ईश्वर को साक्षी मान के शादी कर रहे हैं। तो सवाल है कि जब वो आप भगवान को ही नहीं मान रहे हैं तो वो ईश्वर का दंड नहीं देगा, वो बड़ा भयानक दंड देगा आपको। लेकिन जब तक दंड मिलता तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो शादी का मतलब ये नहीं, वो नहीं होता कि शादी तो करनी है लेकिन बाकी काम नहीं करने, घर के काम नहीं करना है, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, अपनी मर्जी से लाइफ जीनी है, पति तुम्हारे हिसाब से ना चले तो तुम उसके ऊपर मुकदमे लगा दो। विवाह का ये मीनिंग नहीं होता। और यही विवाह का मीनिंग आपके संसद में जो नेता बैठे हैं वो भी नहीं जानते, और जो जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये भी नहीं जानते। अगर ये जानते होते तो कम से कम हिंदू विवाह में तो ये डाइवोर्स वाले मामले ना सुनते, क्योंकि शादी तो भगवान के सामने हुई अग्नि के फेरे लेकर। तो क्या भगवान से परमिशन ले ली कि प्रभु हम इनका तलाक करवा दें? क्या भगवान ने परमिशन दी है? नहीं दी है। भाई इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ तलाक का प्रोविज़न है भी उनके रिलीजन में, क्रिश्चियंस में भी है। हिंदू में डाइवोर्स का कोई भी नियम नहीं है, ना हिंदू में जो मूल हिंदू होते हैं उनमें, ना ही जैन में, ना सिख में, और ना ही बौद्ध में। यहाँ कहीं भी डाइवोर्स का कोई प्रावधान नहीं है। और जो हिंदू शादी करते हैं वो अग्नि के फेरे लेकर करते हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर, क्योंकि वो अग्नि ईश्वर का प्रतीक रहती है। तो क्या भगवान से परमिशन ले ली कि हम इनका तलाक करवा दें? और फिर किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये संस्कार जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उनके अकॉर्डिंग है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हिंदू विवाह संस्कार नहीं है। क्योंकि अगर ये संस्कार होता तो फिर महिला से क्या पूछा गया कभी कि तुमने ऐसा क्या किया कि तलाक की नौबत आ रही है? क्या तुमने विवाह के बाद अपने कर्तव्य का निर्वाह किया? विवाह के बाद, और खासकर जब डाइवोर्स जैसी चीज़ें आती हैं उसके बाद भी पति को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है भरण पोषण देकर। लेकिन तलाक लेने के बाद महिला वो कहाँ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है? जबकि आपने डेफिनेशन में लिखा है कि तलाक के बाद वो तुम्हारी पत्नी मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर जितने भी लॉ बने हुए हैं आपके विवाह को लेकर, उन सब का इंटरप्रिटेशन महिला के हित में किया गया है। उनका इंटरप्रिटेशन ही फीमेल के हित में है, उनका इंटरप्रिटेशन पुरुष के हित में है ही नहीं। और किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना ही क्यों? लॉ का इंटरप्रिटेशन न्याय के हित में होना चाहिए, स्त्री या पुरुष के हित में नहीं। लेकिन हमारे देश में लॉ का इंटरप्रिटेशन महिला के हित में किया गया है, और उनको पढ़कर उनको समझकर ही समझ में आता है कि किन मूर्खों ने ये कानून बनाए और कौन मूर्ख हैं जो इन कानूनों के हिसाब से फैसले दे रहे हैं। तो अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के करें। पूरी बात किसी लड़की से पहले ही कर लें, उसको क्लियरली बोल दें कि पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, ठीक है, मालकिन बनकर नहीं। भाई मूछें कितनी भी बड़ी हो जाएं, नाक के ऊपर नहीं हो सकती हैं, वो है तो पत्नी ही। जब हमारे भगवान शिव की पत्नी जो है, जिन्हें हम दुर्गा पार्वती कहते हैं, शक्ति कहते हैं, उनको अहंकार नहीं है, तो मामूली औरतों को किस बात का अहंकार है समझ में ये नहीं आता। तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो किसी भी लड़के से बिल्कुल क्लियर बात करें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सोचे कि मैं ये बोल दूँ बुरा मान जाएगी, ऐसा हो तो ये गलती कभी मत करना। अगर ये गलती करी तो शादी के बाद फिर आपको हर चीज़ बुरी लगने वाली है, फिर तो बुरा मानने का समय ख़त्म हो चुका होगा। बेहतर अभी बुरा मान जाए तो ठीक है, बाद में अगर बुरा लगेगा तो वो आपको लगेगा, फिर आप बुरा मानोगे। अभी तो वो बुरा मान जाएगी अगर आप उससे सिंपल बात कह दोगे कि आप में हमारी शादी हो रही है, अगर आप एग्री हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, आप मेंटली फिजिकली शादी के लिए प्रिपेयर है, कोई दबाव तो आपके ऊपर नहीं है, शादी के बाद आप घर संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगी, ये क्लियर बातें आपको कर लेनी चाहिए। आपको पैसे का लालच तो नहीं है, क्लियर बात कर लिया करो, क्योंकि स्त्री में लालच बहुत ज़्यादा होता है। लालच, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, एक दूसरे से कंपैरिजन, ये गुण स्त्रियों में बहुत भयानक होते हैं। ये पुरुषों में नहीं होता, ये स्त्रियों में घुसा हुआ रहता है।
अगर चाणक्य सूत्र पढ़ेंगे उसमें सब लिखा हुआ है कि महिलाओं में दुर्गुण कौन से होते हैं, ये सारे दुर्गुण महिलाओं में मिल जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फैमिली कोर्ट्स। एक पति से तलाक लेके एलिमनी लिया, दूसरे से एलिमनी लिया, 8-8, 10-10 शादी करके एलिमनी लेकर बैठी हैं महिलाएं। तो ये चीज़ें फैमिली कोर्ट खैर बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर वो महिलाओं को एक्सपोज कर रही है। फैमिली कोर्ट जो बता रही है कि महिलाएं कितनी लालची, कितनी धूर्त, कितनी कपटी और किस तरह की हो सकती हैं। ये फैमिली कोर्ट में साफ साफ देखने को मिलता है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, लेकिन इन धूर्त महिलाओं के 9000 रूप हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि स्त्री के 365 तरह के चरित्र होते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह का वाक्य है। पंजाबी में कुछ कहते हैं इसको, मुझे ठीक से पंजाबी तो मुझे नहीं आती, लेकिन उन्हीं का वाक्य है। तो जिसके इतने चरित्र हों उससे दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। तो विवाह करें तो सोच समझ कर करें, वरना ना करें। क्योंकि अगर आपने गलत विवाह कर लिया तो उसके बाद उस विवाह के पिंड से निकलने में आपको कई वर्ष निकल जाएंगे और अंत में आपको शायद ये बोलना पड़ेगा कि मैं शादी किए बिना ही अच्छा था। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, खासकर ऐसे लोग जिनकी शादी होने वाली है या शादी अभी नहीं हुई है, उसकी चर्चा चल रही है। अगर आप कुंवारे पुरुष हैं तो भारत में विवाह करने के पहले 1000 बार सोचें, लाख बार सोचें और सोच समझ कर ही शादी करें। और ऐसे घर में कभी शादी ना करें जो ये कहे कि हम दे कुछ नहीं पाएंगे। मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि एक अच्छी संस्कारी लड़की और उसका बाप ऐसी बातें कभी नहीं करते। मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे हैरानी होती चीज़ देखकर, आपने भी देखी होगी कि जहाँ जहाँ लड़कों को शादी के बाद मोटा दहेज मिला है वहाँ वहाँ आज तक परिवार टूटे ही नहीं हैं। और जहाँ जहाँ ये कहा गया है कि हम शादी सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, हम ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, हम कुछ दे नहीं पाएंगे, वहाँ वहाँ घर परिवार सब टूट गया, घर परिवार बिक गया। अगर लड़की वाले कहते हैं कि हम कुछ दे नहीं पाएंगे, हमें शादी सिंपल तरीके से करना है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन फिर एक शर्त यह भी है कि शादी के बाद आपकी लड़की बड़े सिंपल तरीके से हमारे घर में रहेगी, ब्यूटी पार्लर नहीं जाएगी, महंगे साड़ियाँ महंगे गहनों की डिमांड नहीं करेगी, ठीक है, वीकेंड्स वगैरह हो गए इसमें किसी होटल में खाना खाने ले जाने को नहीं बोले, सिंपल तरीके से रहेगी, वो रोटी नमक खाएगी, ठीक है, ज़्यादा उसको हम कुछ नहीं करना चाहते।